गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मैंने आपको सारी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दी थी। तो आज हम उससे आगे का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। First one is self-replication. Second is interaction. थर्ड वन क्या है हमारी, इंट्रैक्शन। सेकेंड इंट्रैक्शन, थर्ड इवोल्यूशन, फिर फोर्थ है हमारी रेगुलेशन और फिफ्थ है स्टीमलाइजेशन। ठीक है, तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, डेट इज सीरीज। इसमें हम ई को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एस से क्या हो गया आपका, स्टीमलाइजेशन। ई मीन्स आपका हो गया है एवोल्यूशन। आर मीन्स क्या आएगा हमारा, रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद आर के बाद क्या आ गया, आई से हमारा हो गया इंट्रैक्शन, यानी कि इंटरेक्ट करना। और अगेन एस से हमारा आ गया, एस से आपका स्टीमलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 क्या होती हैं हमारी लिविंग की प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग की, वो कैसे होती है, डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग थिंग। बच्चों, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि फैला हुआ। मैंने आपको जब बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी की जहाँ तक वो फैली हुई है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लिविंग वेराइटीज़। ठीक है, तो जो हमारी डाइवर्सिटीज़ है उसकी वास्ट रेंज कितनी है, कितनी वास्ट रेंज है उसकी, इसकी है 11.5 मिलियन, सॉरी इसकी है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लैख होता है, 10 लाख। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है लिविंग की, वो कितनी वास्ट है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारी डाइवर्सिटीज़ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके जो नॉर्मल नेम्स हैं, जैसे कि आपके हमारे एनिमल्स हैं, वो उनके जो नेम है कॉमन नेम, वो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आपको पता है ना कि अगर हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी जानवर को बुलाती हूँ तो हम उसे क्या कहते हैं, जैसे गधा है तो हम डोंकी को यहाँ पे क्या कहते हैं, गधा। बट आप यहाँ से इंडिया से बाहर जाएंगे, किसी अदर कंट्री में जाएंगे, तो क्या आप वहाँ पे भी इस चीज़ को, वहाँ पे भी आप डोंकी को गधा कहेंगे, नहीं कह सकते ना। वहाँ पे आप इंडिया में कुछ और कहते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आउट ऑफ द इंडिया के अदर कंट्रीज़ में कुछ और कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म के नेम हैं वो आपके ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या है, उसके लिए साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। ठीक है, उनको नॉमेनक्लेट किया गया है, यानी उनका नामकरण किया गया है ताकि वो ग्लोबल लेवल पर आप उस चीज़ को बोल सके कि आप कहीं वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेस पे जाएं, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को, उस चीज़ को उस नाम से
आप इंडिकेट कर सके, मतलब आप उस चीज़ को उससे बोल सके, ठीक है, और आपको उसके लिए कॉमन नाम ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर इज डन एज गिवन बाय क्राइटेरिया गिवन इन 2 ways। तो आपका जो नोमेनक्लेचर है वो किस बेस पे दिया जाता है? तो फर्स्ट वन इज ICBN और आपका सेकंड वन जो आता है वो आता है आपका ICZN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ, क्या आएगा आपका? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ICZN का क्या मतलब आएगा आपका? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। आपको ये दोनों टर्म याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? हमारा आता है नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? जो टैक्सोनॉमी होते हैं इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? क्या बताया मैंने आपको? जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी में क्या चीज़ें होती है? 4 चीज़ें होती है। एक तो हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्या होता है हमारा? आइडेंटिफिकेशन। देन सेकंड इसमें हमारा क्या होता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद थर्ड होता है हमारा इसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ हमारा क्या होता है इसमें? अफिनिटीज, अफिनिटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है? टैक्सोनॉमी में जितनी भी हमारी चीज़ें होती है जिनको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हम उनको क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कोई भी हमारे पास अननोन स्पीशीज़ आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब हम उसकी पहचान करते हैं कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करती है या किस तरह के क्लासिफिकेशन में हम उसको रख सकते हैं या किन प्लांट्स से वो सिमिलैरिटीज उसकी मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। हम उसको उस बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़, कोई स्पीशीज़, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? उसको नामकरण करते हैं, ठीक है। हम उसका कोई नाम रखते हैं। नाम रखने के बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन। हम उसको क्या करते हैं? नामकरण करने के बाद हमने उसको कोई नाम दे दिया किसी भी स्पीशीज़ का, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको अपनी जितनी भी नॉन चीज़ें हैं, नॉन स्पीशीज़ है, उनके बेस पे उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि हाँ इसकी सिमिलरिटीज़ किससे मिलती हैं, डिससिमिलरिटी किस प्लांट से मिलती है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म से मिलती है। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं? एफिनिटीज़ में डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं? इसमें इनका इंटर रिलेशन होता है। एफिनिटीज़ में क्या आता है हमारा? इसका इंटर रिलेशन। इसमें इनकी इंटर रिलेशनशिप डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हमारी चारों चीज़ें आ गई, ठीक है। डाइवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी, प्रॉपर्टी मैंने बता दी। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके आगे हमारा आता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी के बाद क्या आता है हमारा? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। जब भी हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नाम क्या है? किसका आएगा? हमारे राइटर का, जिन्होंने बायोलॉजी नोमेनक्लेचर दिया था। कौन, क्या नाम था उनका? कैरेलस लिनेयस, ठीक है। ठीक है। इन्होंने क्या था? इन्होंने 2 बुक पब्लिश की थी, 2 बुक प्रपोज की थी।
एक की थी प्लांट स्पीशीज़ के लिए और सेकेंड वन इस की थी एनिमल स्पीशीज़ के लिए। तो जो उन्होंने बुक दी थी फॉर द प्लांट, कौन सी दी थी इन्होंने? स्पीशीज़ प्लांटेरम, ठीक है। ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड बुक थी फॉर द एनिमल, दैट इज सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। इन्होंने 2 बुक दी थी। अब मैंने आपको जैसे नॉमेनक्लेचर का मतलब बता दिया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का क्या मैंने मतलब बताया? नामकरण करना, और नामकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी मैंने आपको बताया। तो अब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, मतलब इसकी क्या, जो हमारे थे साइंटिस्ट कैरेलस लिनेस, इन्होंने क्या दिए थे, क्या प्रपोज किया था, क्या रूल्स बताए थे इन्होंने। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है हम मैंगो खाते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में आम बोलते हैं, बट हम आउट ऑफ द इंडिया या अनदर किसी सिटी में या अदर किसी स्टेट उसमें हम किसी अगर आउट ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं तो हम वहाँ पे इसको आम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं हम इसको? मैग्नीफेरा इंडिका। ये क्या है? ये हमारा नाम मैंगो का बायोलॉजिकल नाम है। क्या नाम है? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अब इन्होंने साइंटिस्ट जो थे हमारे कैरेनस, इन्होंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ का नाम, आप उसको साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है। और जो हमारी जो फर्स्ट ये वर्ड होता है, आगे जो सबसे बड़ा होता है, ये हमारा क्या होता है? हमारा होता है ये जेनेरा, ठीक है। और जो सब लास्ट में लिखा होता है ये क्या होता है? हमारा स्पीशीज़ नेम। क्या होता है? स्पीशीज़ नेम। तो इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी जेनेरा होगा या हमारी जो भी जेनेटिक होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल, हम उसको स्मॉल नहीं लिख सकते। और जो स्पीशीज़ होगी उसका हमें जो फर्स्ट लेटर है वो हमें क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। ये उनका फर्स्ट रूल था कि जब भी आप कोई नाम लिखिए तो आपको ये बात ध्यान रखनी ही हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्या था कि जब भी आप कोई नाम लिखें आपको क्या करना है? उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। इट शुड बी अंडरलाइन, इट शुड बी अंडरलाइन, बी अंडरलाइन एंड इट शुड बी इन इटैलिक फॉर्म, ठीक है। क्या होना चाहिए? कि वो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम उसको इटैलिक नहीं लिख रहे हैं, मतलब यानी कि हम उसको थोड़ा सा तिरछा करके नहीं लिख रहे हैं, तो हमें उसको अंडरलाइन करके ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो ये उन्होंने क्या था कि कुछ इन्होंने रूल्स बताए थे कि जब भी आप बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मेंशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या आएगा? हमारा आएगा उसके बाद हमारी नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है? जो भी हमारी ईच रैंक ऑफ कैटेगरी, ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन इज लिमिटेड, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ईच रैंक ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। और क्या है कि ये कैसे, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करें, यानी कि अगर मैं ओनली किसी किंगडम के बारे में बात करूँ या ओनली स्पीसीज, जेनेरा, क्लास, इनमें से किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात करूँ, देन मैं उसको क्या बोलूँगी कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बट अगर मैं उन सभी को इंक्लूड करके उन सभी के बारे में बात करती हूँ, तो जब हम सबके बारे में बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी हायरार्की। क्या बोलते हैं हम इसको? टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है।
तो टैक्सोनॉमी अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा सबसे पहले किंगडम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फाइलम, फाइलम के बाद हमारी क्या आएगी, उसके बाद आएगी हमारी क्लास, उसके बाद आएगा हमारा ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद क्या आती है हमारी फैमिली, फिर आती है हमारी जीनस, और लास्ट वन इज़ हमारी स्पीशीज़। आपको पता है ये जितने भी हमारे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, इसमें जो किंगडम है वो हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। और जो हमारी स्पीशीज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ठीक है, वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, ये सारी कैटेगरीज एक दूसरे पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे कि अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, स्पीशीज़ में हमारा आता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या होता है ये, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, फंडामेंटल एक्टिविटीज़। इसमें क्या आती है हमारी, जितने भी ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जीनस होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू द स्पीसीज, ठीक है। फिर उसके बाद जो जीनस होता है रिलेटेड, क्या होता है, रिलेटेड टू द फैमिली, सॉरी, रिलेटेड टू द जीनस। देन ये किस पर डिपेंड करेगा, फैमिली पर, रिलेटेड टू फैमिली। देन ये इससे फिर आएगा रिलेटेड टू द ऑर्डर, देन ये इससे रिलेटेड टू द क्लास, टू द क्लास। फिर अगर हम क्या किंगडम आता है जो हमारा सबसे हाईएस्ट है, वो किससे रिलेट करता है, फाइलम से, रिलेटेड टू द फाइलम, ठीक है। अब आप इन सबको याद कैसे रखेंगे, इन सबको याद रखने के लिए आपकी जो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, सीता, गीता और गीता, फीता और चेतना ने पकाया खाना, पकाया खाना, ठीक है। खाने से क्या याद हो रहेगा आपको, किंगडम याद रहेगा, पकाया से फाइलम, चेतना से क्लास, ठीक है। उसके बाद और से ऑर्डर, फीता से फैमिली, गीता से जीनस और एस से स्पीसीज, ये सब आपको याद रहेगा। इसके बाद बच्चों आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल है, ठीक है, टैक्सोनॉमी पे, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो आपको इन सारी चीज़ों, सारी कैटेगरीज को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आपके एग्ज़ाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अब ये सब तो हमारी बात हो गई कैटेगरीज की, ठीक है। अब कैटेगरीज में मैंने जैसा आपको बताया कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड, पर जब एक चीज़ है कि अगर आप स्पीशीज़ से लेके किंगडम में जाते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें जो है आपकी सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती हैं, सिमिलैरिटीज़ तो कम हो जाती हैं आपकी, और जो आपकी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती है। क्या होती है आपकी, डिसिमिलैरिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी सिमिलैरिटीज़ तो कम हो जाएंगी। अभी आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, इनमें एक दूसरे की क्या है, इनके कंपैरिजन में जो सिमिलैरिटीज़ है वो तो कम हो गई, और क्या, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ में सिमिलैरिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, डिसिमिलैरिटीज़ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम हमारे टैक्सोनॉमिक टूल्स पे या हमारे एड्स में। हमारे अब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, अब हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है।
तो मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, जो ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारी आइडेंटिफिकेशन के और क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जब तक हमारे पास कोई टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं होंगे, ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ करने के लिए कोई साधन ही नहीं होगा, तो हम कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमें किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का, उसका नाम करना है, उसको रखना है संभाल के, उसको क्लासिफिकेशन करना है उसका, तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ ना टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब समझ में आ गया कि अभी टैक्सोनॉमिकल एड होते कौन कौन से हैं। एक तो आपका होता है हर्बेरियम, ठीक, आपका होते हैं आपके जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, और क्या क्या आते हैं आपके, बताओ मुझे। आगे बाकी जूलॉजिकल पार्क्स आ गए, बोटेनिकल गार्डन्स आ गए, ठीक, बोटेनिकल गार्डन हो गए, देन म्यूजियम्स हो गए, ठीक है। ये चारों क्या है, हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। तो इनको मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा एलेबरेट करके नहीं समझाऊंगी, मैं इनको आपको शॉर्ट पीरियड में समझाऊंगी। अब जैसे मैंने फर्स्ट वन लिखा है कि हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसा एड्स जिसमें हम क्या करते हैं भी, हमारे जितने भी ड्राई प्लांट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। हमारे जो भी ड्राई चीज़, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, हम किन चीज़ों को संभालते हैं, जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है हमारे लिए, ठीक है, यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं होती, ठीक है। ये कॉमन सी बात है कि हम उन्हीं चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो हम किस चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे, जो हमारे पास और नहीं है, ऐसी स्पीशीज़ मतलब वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी डाइवर्सिटी में। तो क्या करेंगे, हर्बेरियम क्या है कि शीट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम जो शीट होती है उसकी क्या आपकी होती है, शीट्स की आपकी लंबाई क्या होती है हमारी 11 पॉइंट इंटू 16.5 इंचज़। ये बात आप ध्यान रखना कि इसकी जो शीट की आपकी होती है लेंथ, तो वो कितनी होती है आपकी 11.5 इंटू 6.5 इंचज़, ये इंचज़ में है। अगर वो आपको सेंटीमीटर में पूछे, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं जल्दबाजी में, वो आप रॉन्ग आंसर पे टिक कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो उसको सेंटीमीटर में भी पूछ लेता है। तो अगर इन केस वो सेंटीमीटर पूछे तो आप इसको क्या करेंगे, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और देन सही आंसर पे टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हर्बेरियम। देन उसके बाद जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल आपको पता है, जूलॉजिकल पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। ये तो आ गए आपके जूलॉजिकल पार्क। अब बोटेनिकल गार्डन्स क्या हो गए, जहाँ पे आपकी न्यू स्पीशीज या न्यू प्लांट्स को रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। और म्यूजियम हो गए, आपको म्यूजियम का पता है कि म्यूजियम में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जितनी भी स्पीशीज़ होती है जिनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको एक सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, और वो सॉल्यूशन कौन सा आता है आपका, फॉर्मेलिन, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये सारे क्या है बच्चों, हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपकी इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी नोट्स रहेंगे वो हम आपको टेलीग्राम पे, आपके चैनल पे एज अ PDF में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एंड अदर आपके अब तक मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग से टिल एंड तक, आपकी जो भी क्वेरीज हो या जो भी आपके डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और बच्चों, हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।